मतलब है जब हम लोग अभी पढ़ने चलेंगे, अभी बस ऐसे आप लिख लीजिए और इसका जो रिलेशन है ये लिख लीजिएगा, प्लस और जीरो होता है, यानी एक फायदे में होगा, दूसरे को कोई घाटा नहीं होगा। नकारात्मक जो पहलू हैं इनको तीन रूपों में हम लोग पढ़ेंगे, तीन रूपों में इसको देखा जाता है। पहला जो रूप होगा उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी संबंध, परजीवी संबंध, और इनके सबके दो दो नाम भी आते हैं, पढ़ाते समय मैं बताऊंगा, यहाँ पर से कई नाम लिखूंगा। एक होता है परजीवी संबंध, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। और तीसरा जो होता है वो होता है असहभोजी संबंध, असहभोजी संबंध। ये कुछ पारिस्थितिकी तंत्र में संबंध हम लोगों को मिलते हैं, ये कुछ पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोगों को संबंध मिलता है। अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग प्लस माइनस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस माइनस, और ये जो लास्ट वाला इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है। एक को तो घाटा होगा, दूसरे को कोई घाटा नहीं होगा। तो कुछ पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाले संबंध से जैसे मुद्दों पे हम लोग इसी पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सहजीवी संबंध क्या होता है, फिर पढ़ेंगे सहभोजी संबंध क्या होता है, फिर पढ़ेंगे परजीवी संबंध क्या होता है, फिर पढ़ेंगे प्रतिस्पर्धा क्या होता है, और लास्ट में हम लोगों की बातचीत होगी असहभोजी संबंध क्या होते हैं। जैसे ये बात हम बता देंगे इतना तो समझिए हमने पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाले संबंधों के बारे में पूरी डिटेल से बता दिया। तो हम लोग बिना देर किए क्या करते हैं, एक एक हेडिंग डालेंगे। आप लोग बिल्कुल नोटबुक कैसे बनाएगा, पार्ट 1 खोल के देख लीजिएगा कैसे कैसे बनाने आना है। पार्ट 2 जहाँ खत्म होगा पार्ट 2 की वीडियो को खोलिएगा, तो ये क्या करना है आपको, पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाले संबंध पे हेडिंग डाल के कुछ ऐसे बनाएगा, फिर ये हेडिंग डाल डाल के आपको लिखते पढ़ते समझते चलना। और आप लोगों से मेरा एक कहना होगा, अगर आप लोग हमारे चैनल से नए नए जुड़े होंगे तो आप लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। हम लोग देखते हैं सहजीवी संबंध के बारे में। सबसे पहले सहजीवी संबंध जो है इसका एक दूसरा नाम है सहोपकारिता संबंध के नाम से जाना जाता है। ये सहजीवी संबंध का क्या मतलब है, म्यूचुअलिज्म में इसको बोला जाता है, जिसे सहोपकारिता संबंध भी कहते हैं। इस संबंध में होता क्या है, दो जीव होंगे, दोनों जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और दोनों जीवों को एक दूसरे पर निर्भर होते तो हैं, लेकिन एक का दूसरे के बिना किसी भी तरह से नुकसान नहीं होता, यानी दोनों एक दूसरे से फायदे में ही रहते हैं, नुकसान किसी को नहीं होता है। इस तरह के मिलने वाले जितने सारे संबंध होते हैं उन्हें सहजीवी संबंध कहा जाता है। जैसे उसका उदाहरण हम लोग ले लेते हैं लाइकेन को। यह शुष्क एशिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले लाइकेन होते हैं। अगर देखा जाए तो शुष्क एशिया में सबसे पहले अगर किसी चीज का उत्पादन हो रहा है तो लाइकेन ही होता है, जिसकी मात्रा शुष्क एशियाई क्षेत्रों में ज्यादा होती है। ये वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़ते रहते हैं। लेकिन लाइकेन जो होते हैं इनका उपयोग ध्रुवी भालू के भोजन के रूप में किया जाता है। जो ध्रुवी भालू होते हैं उनके चारे के रूप में लाइकेन का यूज किया जाता है। दवाई बनाने के रूप में लाइकेन का प्रयोग किया जाता है, लिपस्टिक के रूप में किया जाता है, लिटमस पेपर के रूप में किया जाता है, रंगों के रूप में किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो कपड़ों के निर्माण में भी लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा सहजीवी संबंध का जो उदाहरण हम लोगों को दिखता है वो है माइकोराइजा। जो माइकोराइजा होता है इसको लिंक प्रजाति के नाम से जाना जाता है, जोड़ने की प्रक्रिया करता रहता है। और देखा जाए तो जो उच्च स्तर के पौधे होते हैं उन उच्च स्तर के पौधों की जड़ों में माइकोराइजा नामक कवक, याद रखिएगा इस बात को, माइकोराइजा नामक एक कवक होते हैं, यानी कि उच्च पौधे जो होंगे उन उच्च पौधों की जड़ों में, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ उस बात को। मान लीजिए यहाँ पे पौधा है, मान लीजिए यहाँ पे पौधा है और ये पौधा की जड़ है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इन जड़ों में क्या मिलता है, माइकोराइजा नामक कवक मिलेगा। यहाँ पे माइकोराइजा नामक कवक मिलता है, और ये करता क्या है, ये माइकोराइजा जो कवक है, ये कवक इसको क्या देता है, पौधा को आर्द्रता देता है, आर्द्रता यानी नमी देता है। और पौधा यहाँ सूर्य के प्रकाश से क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके भोजन को जब बना लेता है, आर्द्रता इससे पा गया और भोजन को जब कंप्लीट बना लेता है तो सूर्य पौधा क्या करता है, इस माइकोराइजा को भोजन उपलब्ध करवाता है। यानी कि एक भाषा में देखा जाए तो दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं
और दोनों को फायदा हो रहा है। एक क्या कर रहा है, आर्द्रता दे रहा है दूसरे को, और दूसरा क्या कर रहा है, उसकी आर्द्रता, उसकी नमी का प्रयोग करके भोजन बना रहा है, और भोजन बनाने के बाद वो क्या कर रहा है, उसके पास भोजन पहुंचा दे रहा है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के संबंध से जुड़े रहते हैं। तो माइकोराइजा जो है ये उच्च पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला एक माइकोराइजा नामक कवक होता है, जो करता क्या है, ये करता क्या है, कवक आर्द्रता प्रदान करता है, और कवक को पौधे द्वारा क्या मिल जाता है, भोजन दे दिया जाता है। यानी कि इसको आर्द्रता दिया, और ये इसको इसकी आर्द्रता की सहायता से भोजन बनाया, और भोजन बना के इसको भोजन दे देता है, और दोनों एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इतनी बातों को आप जानिएगा, इससे रिलेटेड है। तीसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया। अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया बहुत ज्यादा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको हम लोग कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन सहजीवी संबंध का एक उदाहरण होता है। यही उदाहरण आप लोगों में पूछेगा एग्जाम में, इससे रिलेटेड भी कभी कभी सवाल पूछता रहता है, लेकिन ये उदाहरण तो आपको बिल्कुल याद रखना ही रखना। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ये दाल के पौधों में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए दाल के पौधे में बहुत ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि दाल में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। प्रोटीन की मात्रा होने के कारण ही क्या हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत होती है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत याद रखिएगा, एमपी की धरती पे नहीं देखी जाती है, क्योंकि एमपी की धरती पे ऑलरेडी धरती में ही क्या होता है, अमोनिया कन्वर्टेड किए जाते हैं, और दाल के पौधे में उनकी सहायता ली जाती है। लेकिन यूपी बिहार जैसे क्षेत्रों में हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के कार्य को कर करके दाल की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश किया करते हैं। तो इतनी बातों को आप याद रखिए। चौथा उदाहरण है कीटों के परागण द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं जुफीली। जो पराग कण होते हैं कीटों में, पराग कण, उन पराग कणों को क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और उन पराग कणों की वजह से नर युग्मज मादा युग्मज तक पहुंच पाता है। यानी कि जिस तरह से व्यक्ति के अंदर संबंध होते हैं, ऐसे पौधों के अंदर भी संबंध दिए जाते हैं। तो पौधों के अंदर जो संबंध होते हैं वो कीटों के द्वारा ही होते हैं। कीट क्या होंगे, नर, जो नर होता है, पौधों की जो नर प्रजाति होगा वो नर प्रजाति के बीज को ले लेता है, और मादा प्रजाति तक वो कीट ले जाके छोड़ देगा। मादा प्रजाति का पौधा क्या हुआ, पराग कण को पा जाता है, और पराग कणों को पा करके वो क्या होगा, मादा युग्मज, मादा जो पौधा होगा वहाँ युग्मज का निर्माण हो जाता है। तो कीटों के परागण द्वारा कीट क्या कर रहा है, पौधों का एक जगह से दूसरे जगह, कीट का भी कोई नुकसान नहीं, पौधे का भी कोई नुकसान नहीं, कीट का भी फायदा है, भोज्य पदार्थों को मिल रहा है, और पौधों को भी फायदा है, उन लोगों की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। पांचवा जो है वो बीजों का प्रकीर्णन द्वारा, जिसको जुकोरी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जुकोरी में क्या होता है, इसमें एक बीज को दूसरे बीज तक, एक बीज के पौधे को, मान लीजिए कोई बीज का पौधा है, कोई पौधा है, और उसका फल आपने निकाला, फल को खा गए, और उस फल को ले जाके कहीं दूर तक छोड़ दिए। दूर तक जब आप छोड़े फल को, तो आपने खाया, तो फल को खाया आप अपने लाभ के लिए किए, खाते खाते चले गए, दूर ले जाके फल को छोड़ दिए, तो उस पौधे के लिए वो आप लाभ कर रहे हैं, क्योंकि पौधों का प्रकीर्णन हो रहा है। इससे दूसरे जगह भी उस पौधे की उपजाऊपन देखा जाएगा, तो पंछियों के द्वारा क्या होता है, ज्यादातर पौधों को खा लिया जाता है, और उसकी गुठली को क्या करते हैं, सब दूर तक ले जाके छोड़ देती हैं। यही प्रक्रिया जो होता है वो बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। तो सहजीवी संबंध के बारे में हमने आपको पूरी बातें बता दिया। दूसरी बात हम लोग चल रहे पढ़ने इसके बाद की। पहला बात तो मैंने यहाँ सारा चार्ट जो बनाया था, उस चार्ट में पहला बात मैंने सहजीवी संबंध के बारे में बता दिया। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सहभोजी संबंध के बारे में, ताकि सकारात्मक पहलू हमारे दोनों क्लियर हो जाए। इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतनी बातों का, और हम लोग पहुंचते हैं अगले कदम पे। इतनी बातों को आप लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला हम लोग देखते हैं सहभोजी संबंध, जिसको कहते हैं कॉमनस्लेज प्लस माइनस। इसे सहोपकारिता संबंध में कहा जाता है, और यह प्लस माइनस संबंध के नाम से भी जाना जाता है। प्लस और जीरो संबंध के नाम से भी जाना जाता है। प्लस और जीरो का संबंध का मतलब यहाँ ये निकल रहा है कि एक जीव जो है, उस एक जीव को तो दूसरे जीव से फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे जीव को पहले वाले जीव से कोई ना फायदा होगा ना घाटा होगा। जैसे मान लीजिए दो तरह के जीव हैं, तो ये एक जीव इससे निर्भर रहेगा, तो इस जीव को इससे फायदा होगा,
लेकिन इस जीव को इससे कोई ना तो फायदा है ना तो हानि है। इस तरह के जितने सारे जीव होते हैं वो कॉमन लिस्ट में आते हैं, प्लस जीरो संबंध में आते हैं, या उन्हें सहभोजी संबंध के नाम से जाना जाता है। इसमें एक जीव को लाभ होगा लेकिन दूसरे जीव को ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। इसके उदाहरण को अगर हम लोग देखते हैं तो एक क्लाइंबर्स हमको मिलेगा, एपीफाइट्स, एपीजोन, इकोली प्लस मानव और कछुआ प्लस शैवाल इसका सबसे सटीक उदाहरण दिखते हैं। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ये लताएं होती हैं। लताएं जो होती हैं, ये याद रखिएगा, लताएं शरीर पे क्या होती हैं? पौधों को शरीर पे लताएं ऐसे चढ़ जाएंगी और चढ़ करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं, ऊपर सूर्य के प्रकाश को पाती हैं, फिर अपना भोजन बनाती हैं और भोजन बना करके वो पौधे जीवित बची रहती हैं। अगर मान लीजिए ये लताएं जो है ये पौधों के ऊपर ना चढ़े, मान लीजिए पौधा है तो लताएं होती है ऐसे चढ़ी रहती हैं। अगर ये लताएं नहीं चढ़ रही है इसके ऊपर तो नीचे अगर लताएं रहेंगी, यहाँ पे लताएं रहेंगी और यहाँ सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य का जो प्रकाश होगा इस पेड़ से ढक जाएगा, लताओं तक प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाने में लताएं असफल हो जाएंगी और यहीं पे सूख के खत्म हो जाएंगे। यही कारण है कि ये क्या करती हैं, पौधों को सहारा ले बनाती हैं और ऊपर चढ़ते हुए चली जाएंगी। तो पौधा को तो लताओं से कोई फायदा नहीं है, लेकिन लताओं को पौधा से फायदा है, क्योंकि पौधों को सहारे वो चढ़ के ऊपर सूर्य के प्रकाश को लेती हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बना के वो बची रहती हैं। तो पान का पौधा हुआ, अंजीर का पौधा हुआ, मटर का पौधा हुआ, ऐसे तमाम सारे पौधे होते हैं जो किसी पेड़ पौधे पे चढ़ते हैं, किसी पौधों पे चढ़ेंगे। चढ़ने के बाद वो सूर्य के प्रकाश को लेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा वो अपने भोजन को बना लेते हैं। लेकिन ये पौधे चढ़ के जब भोजन को बनाते हैं, अगर मान लीजिए ना चढ़े तो क्या होंगे, सूर्य के प्रकाश को पाएंगे नहीं, अंधेरे में रह जाएंगे और भोजन जब नहीं बनाएंगे साहब तो जिंदा कहाँ रहेंगे, पौधे सूख के खत्म हो जाएंगे। तो ये जो चढ़ते हैं ये लोग तो पौधे पे चढ़ के अपना फायदा कर ले रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को ले रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर ले रहे हैं। लेकिन ये बताइए जो लताएं चढ़ती हैं जिस पेड़ पे, उस पेड़ को क्या फायदा है? तो कोई फायदा नहीं है। इसी को कहते हैं हम लोग सहभोजी संबंध। दूसरा एपीफाइट्स यानी कि अधिपादप, ये भंडा इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण मिलता। और याद रखिएगा ये चढ़ता नहीं है, लेकिन प्रकृति के कारकों के द्वारा जब हवाएं तेजी से चलती हैं तो ये उड़ के ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाकर के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन को बनाता रहता है। तीसरा एपीजोन में अधिजंतु आते हैं। इसमें कछुआ का उदाहरण सबसे सर्वोत्तम है, जहां मैंने यहाँ लिखा है कछुआ प्लस शैवाल। कछुआ के ऊपर, पेट के ऊपर शैवाल बैठा रहेगा। कछुआ जैसे भोजन पकड़ के खाने के लिए जाएगा, ऊपर से शैवाल तुरंत उसके भोजन को लेगा, खाएगा। तो कछुआ को पता भी नहीं रहता कि हमारे ऊपर शैवाल है, शैवाल कछुआ के हमारे भोजन को खा रहा है। तो शैवाल जो है वो तो फायदा में है, लेकिन कछुआ को ना तो कोई शैवाल के रहने से फायदा है ना तो कोई नुकसान है। कछुआ को पता भी नहीं है कि मेरे ऊपर शैवाल भी बैठा है कि नहीं बैठा है। और जैसे कछुआ पकड़ता है भोजन को खाने के लिए तो ऊपर उसके शैवाल बैठा है, वो क्या करेगा, भोजन को उसको भी लेता रहेगा, खाता रहेगा। कछुआ भी मस्त, वो भी मस्त, लेकिन कछुआ को कोई फायदा नहीं, ना तो लाभ है ना तो हानि है। और शैवाल अगर वहां पे न रहे तो भोजन के बिना मर सकता है। तो इसके बाद यहाँ मैंने एक लिखा है इकोली प्लस मानव। इकोली क्या होता है? मानव के शरीर में विटामिन के निर्माण करने के लिए, विटामिन का जो निर्माण होता है मानव के शरीर में वो इकोली के माध्यम से किया जाता है। लेकिन इकोली जो शरीर में पाया जाता है उस इकोली का हमारे शरीर से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन शरीर को इकोली से फायदा है, क्योंकि इकोली के ही माध्यम से वो शरीर में विटामिन के निर्माण करने में सहायता ले रहा है। तो सहभोजी संबंध को आप लोग कुछ ऐसे समझिएगा। तीसरा जो हम लोग पढ़ गए नकारात्मक पहलू में, दो तो सकारात्मक थे, एक नकारात्मक, 3 नकारात्मक मिलेंगे। तो इसको जरा देखते हैं हम लोग। एक इसमें आता है परजीविता संबंध, जिसको पैरासिटिज्म कहते हैं हम लोग, इसे प्लस माइनस संबंध कहते हैं। इसमें एक जीव जो होगा वो फायदे में होगा, दूसरा जीव जो होगा वो घाटे में होता है। ऐसे जितने सारे जीवों का संबंध मिलता है उसको हम लोग परजीविता संबंध कहते हैं। एक जीव क्या होगा, फायदे में रहेगा, दूसरा जीव क्या होगा, घाटे में रहेगा। ऐसे संबंधों को परजीविता संबंध कहते हैं। इसमें एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि होगा। और याद रखिएगा जितने सारे बीमारी उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं वो सब परजीवी जीवों में आते हैं, सब परजीवी में आते हैं, इनकी टोटल पैरासिटिज्म में आते हैं।
जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मलेरिया की जो परजीवी प्लाज्मोडियम होता है, ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया का परजीवी जो प्लाज्मोडियम होता है ये शरीर पे आएगा, शरीर से ब्लड को ले लेगा। ब्लड को तो मान लीजिए हमारे शरीर पे प्लाज्मोडियम आया, हमको खाया, हमारे ब्लड को लिया, ब्लड को लेकर के तो अपना पेट भर लिया, लेकिन हमारे ब्लड में क्या करेगा, वो तमाम तरह की बीमारी छोड़ के चला जाएगा। यानी कि वो आया मेरे शरीर में, ब्लड को खाया और उल्टे हमको बीमारी देके चला गया। इस तरह के संबंध को, यानी कि एक अपने तो फायदा में रहा, हमको घाटा में डाल दिया, हमें से अपना फायदा किया, हमें को घाटा में डाल दिया। ऐसे जितने संबंध होते हैं टोटल परजीविता में आते हैं। पौधों में अक्सर आप लोग देखते हैं अमरबेल परजीवी जो होता है, मान लीजिए यहाँ पौधा है, यहाँ पौधा है, इसमें अमरबेल परजीवी जो लटका रहता है, ऐसे लटका रहता है ऐसे, ये क्या करता है, ये पौधों के सहारे रह के अपने भोजन को ले रहा है, पौधों को विकास को रोक देता है, पौधों को जकड़ के बांधे रहता है, पौधा विकास नहीं कर पाते हैं। तो पौधों को तो घाटा होता है इससे, लेकिन इसको फायदा है क्योंकि ये पौधों को जकड़ के रखा और अपने ऊपर चला जाता है और अपने भोज्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश से लेकर के आसानी से कर लेता है। तो पौधा बेचारा तो घाटा में रह गया, लेकिन ये अमरबेल जो होता है ये फायदे में रहता है। तो ये भी देखा जाएगा, तो एक घाटा में और एक फायदा में दिख रहा है। बालों में जो जू होते हैं ये भी परजीवी ही होते हैं, परजीविता के उदाहरण, वो हमारे ब्लड को खाते हैं और हजार तरह के बीमारी को भी दे देते हैं। मच्छर का काटना, मच्छर ब्लड को खाएगा, अपना जिंदगी तो बना लेगा और हमारे ही ब्लड को खा के हमें को बीमार दे देगा। तो ये भी परजीविता का उदाहरण होगा। और हमने अभी बताया परजीविता में ऐसे जीव आते हैं जिनको एक को लाभ होगा, दूसरे को क्या होगा, हानि होगा। जोंक आप देखते हैं जानवरों के शरीर में, तालाब में अक्सर आप भैंस गाय को नहलाने ले जाइए तो जोंक उनको पकड़ लेता है, वो क्या करता है उनके शरीर से ब्लड को खूब खाता है और ब्लड को खा करके उन जानवर को चुपचाप बीमारी दे देता है। यानी कि अपने जोंक उसके शरीर के ब्लड को खा भी लिया, उल्टे बीमारी भी दे दिया। तो ऐसे जितने सारे संबंध आते हैं सब परजीविता के उदाहरण माने जाते हैं। चौथा हम लोग देखने चल रहे हैं, तीन तो हम लोगों ने देख लिया, चौथा देखने चल रहे हैं। चौथा जो हम लोग देखेंगे वो है प्रतिस्पर्धा, जिसको कहते हैं कंपटीशन। तो उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट वाला पढ़ेंगे असहभोजी संबंध के बारे में। तो टोटल संबंध हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं हम लोग प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है, इसे माइनस माइनस संबंध भी कहते हैं हम लोग। इसमें दोनों जीवों को हानि होती है, यानी कि जो इकोसिस्टम से रिलेटेड हम लोग अभी हम लोग जो तंत्र व्यवस्था में देख रहे थे, इसमें जो नकारात्मक पहलू में देखा जा रहा प्रतिस्पर्धा, इसमें दो जीव तो आ रहे हैं और दोनों के बीच नकारात्मक संबंध दिखाई देते हैं। ये दोनों जीवों के बीच नकारात्मक संबंध का मतलब ये है कि दोनों जीव एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं और जहां कंपटीशन होती है वहां पर हानि तय होती है। यही कारण है कि प्रतिस्पर्धा में दोनों जीव एक दूसरे के पोषक तत्वों को क्या करते हैं, छीन लेते हैं और छीनने की वजह से उन दोनों के पोषक तत्वों की अभाव हो जाती है और दोनों जीवों के पोषक तत्वों के अभाव के वजह से दोनों जीव दुष्प्रभावित हो सकते हैं। जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल में अगर समझते हैं तो मान लीजिए एक पेड़ यहाँ लगाया आपने और एक यहाँ अपने पौधा को लगाया, तो दोनों पौधा के बीच में कुछ डिस्टेंस रखा जाता है। ये कुछ डिस्टेंस जो रखा गया, मान लीजिए 1 मीटर की दूरी रखी गई थी। ये 1 मीटर की दूरी इसलिए रखी गई है क्योंकि हम लोग जो पारिस्थितिकी तंत्र व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इसमें मिलने वाले जो संबंध हैं, उन संबंधों में प्रतिस्पर्धा यही कहता है कि अगर दोनों जीवों के बीच, दोनों पौधों के बीच की दूरी पास हो तो इसका कुछ अपना कवरेज एरिया होता है और इसका कुछ अपना कवरेज एरिया होता है और दोनों यहाँ तक के पोषक तत्वों को क्या करेंगे, खींच के पोषक तत्व जो होंगे यहाँ माइकोराइजा नामक कवक भी यहाँ पाया जाएगा। पोषक तत्व और माइकोराइजा आर्द्रता इसको दे रहा है और सूर्य से ये दोनों क्या करेंगे, प्रकाश को लेंगे और सूर्य से दोनों प्रकाश को लेकर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा दोनों भोजन बनाएंगे। अगर मान लीजिए दोनों के बीच दूरी नहीं है तो दोनों एक दूसरे के पोषक तत्वों को खींचने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि पोषक तत्व दोनों के बीच खत्म हो जाएगा। दोनों पोषक तत्वों को लेने के चक्कर में यहाँ पे पोषक तत्वों की मात्रा में कमी देखी जाएगी और दोनों पौधों के बीच में क्या होगा, क्षतिपूर्ति आएगी।
यानी कि कंपटीशन में कुछ ऐसा ही होता है, इसीलिए दो पौधों के बीच में क्या होता है, दूरी बना दिया जाता है। ये प्रतिस्पर्धा जो होता है दो प्रकार का होता है, एक अंतरजातीय होता है और एक होता है अंतरजातीय। अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा जो होता है ये दो अलग अलग प्रजाति के प्रतिस्पर्धा होती है, यानी दो प्रजाति अलग अलग होंगे, दोनों प्रजाति के अलग अलग प्रजातियों के बीच में प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे तो बिल्ली का कुत्ते के साथ प्रतिस्पर्धा दिखाई देगी। छोटा जीव पौधा जो होगा बड़े पौधे के बीच में प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, तो कुत्ता बिल्ली को डिस्टर्ब कर सकता है, बड़ा पौधा छोटे पौधा को हानि पहुंचा सकता है। और एक होता है अंतरजातीय, जो एक ही प्रजाति के बीच में प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। ये प्रतिस्पर्धा जो होती है समान जीवों के बीच में होती है, जैसे दो सिरों के बीच में होगी मुलाकात, दो बरगद वृक्षों के बीच में होगी मुलाकात, यानी कि ऐसे कंपटीशन जो होते हैं अंतरजातीय कहलाते हैं। इसके अलावा लास्ट जो हम लोग देखेंगे वो है असहभोजी संबंध, यानी कि एमेंसलिज्म जिसको बोला जाता है। और ये जो है असहभोजी जो संबंध है इसे अंतरजातीय परजीविता भी हम लोग कहते हैं, और इसे -0 संबंध भी कहा जाता है। -0 संबंध का ताल्लुकात ये हुआ कि यहाँ पे एक जीव जो होगा उसको घाटा होगा, दूसरे जीव को किसी भी तरह का ना ही फायदा होगा ना ही घाटा होगा, लेकिन एक जीव जो होगा वो घाटे में दिखाई देगा। जैसे यहाँ चेचक का वायरस मान लीजिए शरीर में हम लोगों के चले आता है, एक बार अगर चेचक का वायरस शरीर में चला आएगा तो चेचक का वायरस शरीर में आके क्या करता है, वो चेचक का वायरस जब शरीर में आता है तो वो इंटरल्यूकिन पदार्थ छोड़ जाता है, और ये इंटरल्यूकिन जो पदार्थ होता है ये इंटरल्यूकिन पदार्थ एंटीबॉडी का काम करता है। अगर गलती से दोबारा चेचक का वायरस शरीर में आएगा तो ये इंटरल्यूकिन पदार्थ जो है वो एंटीबॉडी का काम करके चेचक वायरस को मौके पे ही मार देगा, चेचक वायरस की ऑन द स्पॉट मौके पे ही समाप्त कर देगा, यानी कि दोबारा चेचक होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। यानी कि एक बार अगर चेचक हुआ तो चेचक का यह वायरस क्या कर रहा है, ये शरीर में आ रहा है, तो शरीर में आके ये क्या कर रहा है, नुकसान तो दे रहा है, लेकिन दोबारा वो एक तरह से इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, नुकसान देने के साथ साथ शरीर को कुछ लाभदायक चीज दे के चला गया, दोबारा वो नुकसान होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ संकेत छोड़ के वो चला गया। तो ये रहा हम लोगों का, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाले संबंध जो हैं, ये कंप्लीट मैंने जानकारी दिया। अगली क्लास के साथ जब हम आते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड और जलीय पारिस्थितिकी का विनाश क्यों हो रहा है, इन दो मुद्दों पे बातचीत करेंगे। फिर हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आएंगे जहां हम लोग इससे संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। तो इतनी बातों को आप पूरा बेसब्री के साथ नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो कृपया आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक शेयर, एक लाइक वीडियो का और एक सब्सक्राइब हमारे हौसलाओं को बहुत बढ़ाता है, और हम पूरी हिम्मत के साथ आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारा साथ और सहयोग देंगे इस मुद्दे पे, और हम आप लोगों के साथ और सहयोग का आभारी होंगे। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तभी तक के लिए इतनी क्लास को आप कवर करते चलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेता हूँ इजाजत, बाय, बेस्ट ऑफ लक।